क्लासेस में हूं अंजना और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 11 और 12 जुलाई का पीआईबी का जो करंट अफेयर्स है उसको कवर करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 11 और 12 जुलाई का जो करंट अफेयर्स है पीआईबी का उसको कवर करने वाले हैं। ये आपकी श्रृंखला है, प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग है। ये आपका यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि आप उनका रिवीजन कर लीजिए। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं क्योंकि उसमें जितनी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ होती हैं वो आपकी अच्छी हो जाएंगी। प्लस आप करंट अफेयर्स से लेकर के कैसे प्रश्न बनते हैं वो सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है आपका भारतीय नौसेना में उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी शामिल। ये आपका प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ है कि भारतीय नौसेना में विशाखापत्तनम में अत्याधुनिक जो फ्रिगेट है आईएनएस महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में इसने शामिल कर लिया। किसने? भारतीय नौसेना ने। तो इसीलिए चर्चा में है। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में भारत में निर्मित अत्याधुनिक और उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? आईएनएस महेंद्रगिरी। आईएनएस महेंद्रगिरी को आधिकारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। चर्चा में क्यों है? भारतीय नौसेना में विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में भारत में निर्मित अत्याधुनिक और उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को आधिकारिक रूप से बेड़े में शामिल कर लिया है। यह भारत की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी निर्माण क्षमता का एक मील का पत्थर है। तो इसमें यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में जो भी आईएनएस महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। अब आते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे बात हुई है प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित 7वां और आखिरी ये युद्धपोत है। ठीक है, 7वां है और आखिरी युद्धपोत है और इसे मुंबई का जो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है इसके द्वारा बनाया गया है। तो किसके द्वारा बनाया गया है? मुंबई का जो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है उसके द्वारा इसको बनाया गया है। तो देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, यह प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वां और अंतिम युद्धपोत है। ये जो नाम है उड़ीसा में स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत चोटी है। क्या नाम है उसका? महेंद्रगिरी। उसी के नाम पे इसको रखा गया। इस जहाज में उन्नत रडार प्रणाली, अत्याधुनिक हथियार, युद्ध प्रबंधन प्रणाली जिसको कहते हैं कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाई गई है जो इसे दुश्मन के रडार से छिपाने में सक्षम है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका नाम किस वजह से पड़ा है? जो उड़ीसा के पूर्वी घाट में कौन सी चोटी है? महेंद्रगिरी। उसी के नाम पर इसको रखा गया है और 75% से अधिक ये स्वदेशी जो मटेरियल है, सामग्री है, उससे यह निर्मित है। तो ये आत्मनिर्भर भारत को भी दर्शाता है। ठीक है, अब आती है स्टील्थ टेक्नोलॉजी है क्या, उसके बारे में मैं बता देती हूँ। देखिए ये एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से किसी जहाज या विमान को दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और अन्य खोज प्रणालियों के लिए लगभग इनविजिबल बना दिया जाता है, अदृश्य बना दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड। तो देखिए इसमें दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से किसी विमान, जहाज या मिसाइल को रडार, इंफ्रारेड और अन्य खोजी प्रणालियों के लिए लगभग अदृश्य कम दृश्यमान बना दिया जाता है। इसमें विशेष ज्यामितीय डिजाइन और अवशोषक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अब ये देखिए प्री में कैसे पूछ सकता है आपसे। तो प्रोजेक्ट 17 जो हाल ही में चर्चा में रहा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप बता देंगे कि भारतीय नौसेना के लिए उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट के निर्माण से संबंधित है। अब सेकेंड है आपका डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष ई सरस ऑनलाइन मार्केट से ग्रामीण आजीविका को मजबूती। ये आपका प्री में आपका डिजिटल इंडिया ई सरस से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं और आपका मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 2 और 3 से संबंधित जो कि ई गवर्नेंस, समावेशी विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा। तो क्या है इसमें? डिजिटल इंडिया मिशन के सफल 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंत्रालय ने ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने में ई सरस ऑनलाइन मार्केट प्लेस की भूमिका को रेखांकित किया है और इस माध्यम से स्वयं सहायता समूहों जिसको कहते हैं एसएचजीज की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की सीधे शहरी और वैश्विक बाजारों से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें यह है कि डिजिटल इंडिया जो मिशन है उसका कितना 11 साल पूरा होने पर यह जो पोर्टल है ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए बात की जा रही है जिसकी वजह से ये चर्चा में है। तो इसमें मंत्रालय कौन सा इससे संबंधित है? तो इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा एक मिशन है DNRLM मिशन के तहत इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इतना ही आपको याद रखना है। इसका कार्य क्या है? इसके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वयं सहायता जो समूह होते हैं जिनको कहते हैं हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं हैं उन कारीगरों द्वारा जो बनाए गए जो उत्पाद होते हैं उनको क्या करेगा? वो सीधे शहरी और वैश्विक बाजारों से क्या करेगा? उसको जोड़ेगा। इसीलिए ये चर्चा में है।
तो आपको कुछ कीवर्ड्स, एक कीवर्ड है आपका वित्तीय समावेशन, तो वो भी याद रखना होगा, उसके बारे में अभी बताते हैं हम। देखिए वित्तीय समावेशन क्या होता है कि समाज के पिछड़े और कम आय वाले जो वर्गों को सस्ती लागत पर बुनियादी जो वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग हो गया, ऋण हो गया, बीमा, ये सब उनको उपलब्ध कराना, सुलभ कराना वित्तीय समावेशन कहलाता है। और बात आती है ई सरस पोर्टल। तो ई सरस पोर्टल क्या करता है, बिचौलियों को खत्म करके जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके उत्पादों को, मतलब जितना उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकता है उस अमाउंट को सीधे उनके खातों में पहुंचाएगा, और जिससे ग्रामीण वित्तीय जो समावेशन है उसको भी बढ़ावा मिल जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया मिशन के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ऐसा हो रहा है। अब देखिए प्रमुख प्रभाव क्या है इसके, बिचौलियों का उन्मूलन हो जाएगा, ग्रामीण कारीगरों को उनके उत्पादों का 100% लाभ मिल रहा है, वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण को अभूतपूर्व बढ़ावा मिल रहा है। तो आप महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड जब लिखने के लिए आएगा तो इनको ऐड कर सकते हैं आप। अब आते हैं मेंस में कैसे क्वेश्चन आ जा सकता है। देखिए इसमें डिजिटल इंडिया मिशन ने ग्रामीण भारत में महिला उद्यमिता वित्तीय समावेशन को किस प्रकार एक नई दिशा दी है, इस सरस और विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए। आपको 150 वर्ड में 10 मार्क्स का लिखना होगा, तो आपको आंसर राइटिंग करते जाना है। देखिए करंट अफेयर्स में जो चीज़ चर्चा में रहे, अगर आप उनकी भी उनको लेके भी अगर करंट अफेयर्स को देखते हुए आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी, है ना। तो इसमें कैसे लिखेंगे, डिजिटल इंडिया के 11 वर्षों की यात्रा ने ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन को पाटने का कार्य किया। इसमें ई सरस जैसे प्लेटफॉर्म प्रमुख साधन बनकर उभरे हैं। इसके बारे में इस तरीके से स्टार्टिंग करते हुए, भूमिका बनाते हुए, और आप फिर मेन बॉडी पे आएंगे तो लिखेंगे कि स्वयं सहायता समूह जो SHGs होते हैं उनको सीधे बाजार पहुंच प्रदान करता है। दूसरा आप लिखेंगे ई कॉमर्स के माध्यम से बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करके आय में वृद्धि करता है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि डिजिटल साक्षरता, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देकर ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण होगा इससे, है ना। निष्कर्ष में फिर आप आज निष्कर्ष लिखते समय ये बता सकते हैं कि पहल न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करती है बल्कि सतत विकास लक्ष्य, लैंगिक समानता जो कि SDG 8, सम्मानजनक कार्य, आर्थिक विकास, इन सभी को रिलेट करते हुए एक अच्छा सा आप निष्कर्ष दे सकते हैं। ठीक है, कि इनको प्राप्त करने में सहायक है। तो ये आपका आंसर इस तरीके से लिखा जा सकता है, और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी और अच्छा बना सकते हैं इसको। अब आते हैं भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी। क्या है इसका, भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 का रोड मैप और आधिकारिक वार्ता। इसमें क्या है, प्री में आपका द्विपक्षीय समझौतों को लेकर के प्रश्न आ जाते हैं, और आपका मेंस में आपका GS पेपर 2 जैसे अंतर्राष्ट्रीय IRC रिलेटेड भारत के विदेशी संबंध से प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री कि न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक आधिकारिक यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य, कौन कौन से देश, भारत और न्यूजीलैंड की रणनीतिक साझेदारी 2030 का रोड मैप का अंतिम रूप दिया गया। इसमें व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और भारतीय प्रवासियों के हितों की सुरक्षा हेतु प्रतिनिधिमंडल स्तर की व्यापक बातचीत आयोजित की गई। तो देखिए अब इसमें क्या है कि जो दोनों देशों के जो प्रधानमंत्रियों की बैठक के दौरान क्या हुआ कि भारत और न्यूजीलैंड के जो संबंधों को आधिकारिक तौर पर रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसके तहत अगले 4 वर्षों के लिए एक साझा व्यापारिक और रणनीतिक ढांचा अपनाया गया है। इसका मुख्य फोकस क्या रहेगा कि द्विपक्षीय व्यापार जो बाधाएं आ रही हैं उनको वो कम हो, और रक्षा जो सहयोग है एक दूसरे के साथ वो बढ़ाया जाए, उस पर काम किया जाए। तो यही है। अब इसमें क्या है, प्रमुख स्तंभ देख लीजिए। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बाधाओं को कम करना, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर सहमति, बिजनेस लीडर्स इवेंट, मतलब भारत और न्यूजीलैंड एक सफल साझेदारी विषय के तहत व्यापार जगत के नेताओं के साथ गोलमेज बैठक, भारतीय समुदायों का संबोधन। न्यूजीलैंड में जो भारतीय प्रवासी हैं, प्रवासी भारतीयों को योगदान की सराहना की गई और उनकी सुरक्षा और कल्याण पर भी चर्चा हुई। तो ये था। अब आते हैं इसमें कैसे आएगा प्रश्न मेंस में। इंडो पैसिफिक या हिंद प्रशांत क्षेत्र में बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के आलोक में भारत और न्यूजीलैंड के मध्य रणनीतिक और आर्थिक संबंधों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो इसको आपको लिखना है, 250 वर्ड्स में लिखना है, 15 मार्क्स का। ये आप लिखेंगे और इनकी प्रैक्टिस करते चलिए, तभी आप लिख पाएंगे। आलस करेंगे तो फिर रह ही जाएगा। फोर्थ है आपका गांधीनगर में मियावाकी पद्धति से ऐतिहासिक वृक्षारोपण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो देखिए प्री और मेंस में दोनों में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। GS पेपर 3 जैसे पर्यावरण एवं जैव विविधता शहरी वानिकी से जाके लिंक हो रहा है, और प्री में आपका मियावाकी पद्धति क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से रिलेटेड ये पूछ लेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में एक अभूतपूर्व अभियान का नेतृत्व किया, और इसके अंतर्गत मियावाकी पद्धति का उपयोग करते हुए मात्र 1 घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधों का क्या किया, वनारोपण करके इन्होंने क्या बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो पहली बात तो जान लेते हैं मियावाकी पद्धति है क्या। यह जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी द्वारा, इनका नाम क्या है, जापानी जो वनस्पति वैज्ञानिक है इनका नाम है अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित एक अनूठी तकनीक है, जिसका उपयोग बहुत कम समय में क्या होता है, इसका उपयोग करके, जिसका उपयोग बहुत कम समय में
मियावाकी पद्धति क्या है? ये जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित एक अनूठी तकनीकी है जिसका उपयोग बहुत कम समय में घने और देसी जंगलों को उगाने के लिए किया जाता है। तो इनका नाम याद रखना है, जापानी वैज्ञानिक है, इनका नाम है अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित की गई है ये पद्धति। और ये इसके द्वारा क्या होता है कि कम समय में आप घने और देसी जो जंगल है उनको उगाया जा सकता है। इस पद्धति में पौधे बहुत पास पास लगाए जाते हैं और इससे वे तेजी से बढ़ते हैं और पारंपरिक वनों की तुलना में 30 गुना अधिक घने वन वहाँ पे उगते हैं। तो यह शहरी वानिकी या अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए क्या है, बहुत अत्यंत उपयुक्त है। तो आप इसको याद रखेंगे। अब प्री में प्रश्न कैसे पूछ सकता है? तो क्या हुआ है कि सिर्फ 1 घंटे में लगाए गए हैं 3.61 लाख रुपए लाख पेड़ जो पौधे हैं वो कितने लगाए गए? 3.1 केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने गांधीनगर लोकसभा में एक अभूतपूर्व अभियान का नेतृत्व किया। इसके अंतर्गत मियावाकी पद्धति का उपयोग करते हुए मात्र 1 घंटे में, कितने? मात्र 1 घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधों का रोपण कर इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। पहली बात आते हैं मियावाकी मेथड है क्या? ये जो है जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित एक अनूठी तकनीकी है। तो इनका नाम याद रखना है। जापानी जो वैज्ञानिक है, क्या नाम है इनका? अकीरा मियावाकी। इनके द्वारा विकसित क्या है? ये एक अनूठी तकनीकी है जिसका उपयोग करके बहुत कम समय में घने और जो देसी जंगल है उनको उगाया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत कम टाइम में क्या कर सकते हैं? देसी और घने जंगलों को उगाया जा सकता है। और इस पद्धति में बहुत जो पौधे होते हैं ना वो बहुत पास पास लगाए जाते हैं और वे तेजी से बढ़ते हैं। पारंपरिक जो वनों की तुलना में 30 गुना अधिक घने होते हैं। तो यह शहरी वानिकी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। तो ये क्या है? ये शहरी वानिकी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। तो इन्होंने क्या रिकॉर्ड स्थापित किया कि 1 घंटे में 3.61 लाख से ज़्यादा इन्होंने पौधे लगाया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत गुजरात में ऐसा हुआ है। अब आते हैं मियावाकी पद्धति, तो मैंने बता ही दिया। आगे देखते हैं इसमें प्री में कैसे प्रश्न पूछ सकता है आपका? अक्सर समाचार में देखी जाने वाली मियावाकी पद्धति निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती है? तो आप बताएंगे कि शहरी क्षेत्रों में लघु वन या माइक्रो फॉरेस्ट का तेजी से सृजन करने के लिए। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है CAQM द्वारा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शहरी सड़कों का सघन निरीक्षण। ये आपका प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। GS पेपर 3 पर्यावरण प्रदूषण वायु प्रदूषण नियंत्रण से आपका लिंक हो जाएगा। CAQM क्या है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। क्या है इसका फुल फॉर्म? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली NCR क्षेत्र विशेषकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु 17 प्रमुख शहरी सड़क खंभों का औचक निरीक्षण किया। नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों पर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें क्या है? दिल्ली NCR मतलब विशेषकर जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो धूल प्रदूषण है, रोड डस्ट एमिशन है, उसको नियंत्रित करने के लिए सड़कों का सघन क्या किया है? निरीक्षण किया गया है। और इसमें CAQM का फुल फॉर्म याद रखना है आपको। पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें ये जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता की जो समस्या है उसके समाधान और समन्वय के लिए स्थापित किया है एक संवैधानिक निकाय। कैसी है? संवैधानिक निकाय है जिसे संसद के अधिनियम द्वारा गठित किया गया है। ठीक है, तो इसमें फैक्ट क्या है कि CAQM के पास प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों या निर्माण स्थलों को बंद करने और भारी जुर्माना लगाने की पूर्ण कानूनी शक्तियां हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और आगे देखते हैं इसको। शब्द व्याख्या। CAQM क्या है? यह राजधानी क्षेत्र के आसपास क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जिसको कहते हैं CAQM, एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन वायु प्रदूषण की समस्या समाधान, समन्वय, अनुसंधान और शिकायत निवारण हेतु किया गया है। इसे NCR क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों या गतिविधियों को बंद करने की शक्ति प्राप्त है। अब आता है PMFME योजना के तहत 2 लाख से अधिक ऋण संबद्ध लाभार्थियों की ऐतिहासिक उपलब्धि। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपका PMFME के बारे में पूछ लेगा योजना ये क्या है। MSME के बारे में पूछा जा सकता है। और आपका GS पेपर 3 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं कृषि मूल्य संवर्धन से जाके ये लिंक होगा। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान ने PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड्स प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, जिसको कहते हैं PMFME, तो इसका फुल फॉर्म फिर से PM फर्टिलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना के तहत एक बड़ी उपलब्धि की सराहना की है। तो किसने? जो चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने इसकी सराहना की है। और जिससे अब तक 2 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों ने ऋण संबंध वित्तीय सहायता इनको प्रदान की जा चुकी है।
तो मंत्रालय कौन सा इससे रिलेटेड है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। एक क्या है? केंद्रीय प्रायोजित ये योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को औपचारिक ढांचे में लाना और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो दृष्टिकोण है, जिसको कहते हैं ODOP, उसको बढ़ावा देना। तो इसके लिए यह लॉन्च की गई है। देखिए, असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को औपचारिक ढांचे में लाने के लिए, एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए। अगला है इसमें क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण के माध्यम से विधिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन। तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा में विधिक सुधार से पूछ लेगा और आपका मेंस में GS पेपर 2 जो कि न्यायपालिका विधिक सुधार भाषाई विविधता से जाके लिंक होगा। तो देखिए, इसमें है कि न्याय तक आम जनमानस की पहुंच को सुगम बनाने के लिए, कहाँ तक? न्याय तक, मतलब लोगों के पास तक क्या पहुंच सके? न्याय पहुंच सके। तो न्याय तक आम जनमानस की पहुंच को सुगम बनाने के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय ने विधिक शिक्षा या लीगल एजुकेशन में क्षेत्रीय भाषाओं के समावेशन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया और इसका मुख्य उद्देश्य कानून की पढ़ाई, अदालती कार्यवाही में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देना, ताकि न्याय प्रणाली क्या हो सके? अधिक समावेशी बन सके। तो जब लोगों के पास क्षेत्रीय भाषाएं होंगी तो उसको और अच्छे से समझ सकेंगे, कानून को समझ सकेंगे, उसकी पढ़ाई को समझ सकेंगे, उसकी बात। तो इसीलिए पढ़ाई और अदालती कार्रवाई में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देना है, ताकि क्या हो सके? न्याय प्रणाली अधिक समावेशी बन सके। तो ये था। अब इसमें क्या होगा कि ये इसका महत्व इसलिए क्योंकि ये भाषाई जो बाधा है उनको दूर करके जो आम नागरिक है उन तक क्या पहुंच सकेगा? न्याय पहुंच सकेगा और इसको आसान बनाया जाएगा। जस्टिस जो है उसको क्या बनाया जाएगा? आसान बनाया जाएगा, समावेशी बनाया जाएगा। तो अब मेंस में कैसे प्रश्न पूछ लेगा? तो मेंस में पूछ सकता है कि भारतीय न्याय प्रणाली में भाषाई बाधाएं आम नागरिकों के लिए न्याय की पहुंच को किस प्रकार बाधित करती हैं? विधिक शिक्षा और अदालती कामकाज में क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण के महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए 250 शब्द में। तो ये आप खुद से लिखिएगा। तो भारतीय न्याय प्रणाली में भाषाई जो बाधाएं हैं आम नागरिकों के लिए न्याय की पहुंच को किस प्रकार बाधित करती हैं, ये बताना है। और विधिक शिक्षा अदालती कामकाज में क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण के महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है आपको। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अगला है तटीय स्वच्छता अभियान, स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर की तैयारियां प्रारंभ। तो ये क्या है कि ये केंद्रीय जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। तो केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय द्वारा 10 से 9 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाले देशव्यापी तटीय स्वच्छता अभियान स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक पहलों को जन आंदोलन में बदलने और समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए नागरिकों की भागीदारी का क्या किया है? आह्वान किया गया है। तो कौन सा अभियान है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दोनों द्वारा आयोजित क्या है? एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, ये याद रखना है आपको। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि वैज्ञानिक जो पहल है उनके माध्यम से नागरिकों को जोड़कर जो समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण है, मैराइन प्लास्टिक पोल्यूशन है, उसको क्या करना? कम करना और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना, जैव विविधता की रक्षा करना। ठीक है। अगला है आपका 56वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपिक में भारत की शानदार जीत। तो इसमें क्या है आपका प्रारंभिक परीक्षा पूछ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपिक और भारत की रैंकिंग से सवाल आ सकते हैं। तो कोलंबिया के बुकारामांगा में, तो देखिए नाम याद रखना है, कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपिक 2026 में भारतीय छात्र दल के उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के लिए कई स्वर्ण और रजत पदक जीतकर वैश्विक स्तर पर तिरंगे का मान बढ़ाया। ये भारत की युवा वैज्ञानिक प्रतिभा की वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाता है। तो आपको कितनी चीज़ें याद रखनी है? पहली बात तो 56वां था, ये 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोलंबिया के बुकारामांगा में हुआ। और भारत का प्रदर्शन क्या रहा कि इसने परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सहयोग से गए जो भारतीय छात्र थे, तो भारतीय छात्र दल ने वहाँ पे क्या किया? उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और वहाँ से स्वर्ण और रजत पदक जीते, जो कि वैश्विक स्तर पर जो हमारे देश का, हमारे तिरंगे का इन्होंने मान बढ़ाया। और ये जो है एक देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आप सभी को शायद ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और ये था PIB का करंट अफेयर्स। मैंने लगभग ये 11 और 12 जुलाई 2026 के पूरे करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर किया है। और ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ जितना भी पीछे लेक्चर पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप जाके देख लीजिए। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, न फालतू किसी मैगजीन के पीछे पढ़ना है। हाँ, आपको ठीक लग रहा है तो आप पढ़ सकते हैं प्री के अकॉर्डिंग, लेकिन मेंस के लिए अगर इस तरीके से कंप्लीट करते रहेंगे तो आपका PIB का करंट अफेयर्स कुछ छूटने वाला नहीं है। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।